हरियाणा एजुकेशन यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा एजुकेशन यूट्यूब चैनल ने एक नई पहल शुरू की है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से अगर कोई भी बच्चा कॉमर्स क्लासेस से पढ़ता है तो उसको ट्यूशन लगाने की आवश्यकता ना हो, इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है कि पूरे सिलेबस की हम वीडियो बना के आपको डालेंगे और बच्चे उस वीडियो को देख करके एक आसान तरीके से, अच्छे तरीके से ट्यूशन से बच जाए। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जो हमारा सिलेबस में दूसरा चैप्टर है। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों आपको एक बात भी बता दूं कि जो सिलेबस इस वीडियो में कराया जाएगा उसमें से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जब भी पेपर होगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना। इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं सब में 4 नंबर का पेपर इस थ्योरी क्लासेस से आया है। तो सबसे पहले इसमें जो थ्योरी में हम कवर करेंगे वो आएगा साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का अर्थ जो आपको डीके गोयल की अकाउंटेंसी से मैं ये सिलेबस करा रहा हूं उसमें परिभाषा तो दी हुई है, लेकिन जो अर्थ मैं आपको कराऊंगा वो डीके गोयल की अकाउंटेंसी में आपको नहीं मिलेगा। तो साझेदारी के अर्थ की हम बात करें कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाकर आपस में बांटना हो, उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो साझेदारी के अर्थ में एक बारी फिर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य या व्यवसाय भी लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति मिलकर कोई कार्य या व्यवसाय करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाकर आपस में बांटना हो, उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। और इसके ऊपर आपने एक और लिखना है कि इस पर एक्ट 1932 लागू होता है। हिंदी में एक्ट को अधिनियम बोलते हैं। अगर आपको प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है कि इस पर कौन सा अधिनियम लागू होता है, या इंग्लिश में पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट इसके ऊपर लागू होता है, तो आपने लिखना है साझेदारी पर अधिनियम 1932 लागू होता है। तो यहां तक था प्यारे बच्चों अर्थ की साझेदारी का अर्थ क्या है। जहां तक परिभाषा की बात है वो डीके गोयल की अकाउंटेंसी में क्लियर दिया हुआ है कि एक्ट 1932 की धारा 4 में कौन सी परिभाषा कर गई है, वो आप बुक से पढ़ सकते हो। उसमें वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं परिभाषा नहीं करवाऊंगा, जो चीज बुक में दी हुई है। क्योंकि परिभाषा में हमने ना तो एक भी शब्द अपने पास से जोड़ना होता और ना ही एक ही शब्द उसमें से काटना होता, तो परिभाषा आपने डीके गोयल की अकाउंटेंसी से पढ़ लेनी है। तो ये साझेदारी का अर्थ मैंने करवाया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है साझेदारी की विशेषताएं, कि साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अगर आपने अर्थ पढ़ लिया है ना तो इस अर्थ में से ही हम साझेदारी की विशेषताएं निकाल के लेंगे कि साझेदारी की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है साझेदारी की विशेषताएं। ये हमारा टॉपिक रहेगा साझेदारी की विशेषताएं।
तो इसमें जो पहली विशेषता थी, जब हमने अर्थ में लिखा था कि साझेदारी का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो पहली विशेषता भी साझेदारी की यही है, दो या अधिक व्यक्ति। जो हमारी पहली विशेषता है कि भी साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, क्योंकि दो से कम अगर कोई व्यक्ति रहेंगे तो वो साझेदारी नहीं हो सकती। तो मिनिमम की बात हमने कर ली है। अब होता है भी अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो साझेदारी में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। कम से कम दो, मैं यहां लिखता हूं, कम से कम दो व्यक्ति हो सकते हैं और अधिकतम 50 व्यक्ति एक साझेदारी फर्म में काम कर सकते हैं। 50 से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। उसके बाद जब अर्थ हमने किया तो अर्थ को एक बार दोबारा रिपीट करें, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करें जिसका उद्देश्य है लाभ कमाना, तो उसी में से निकल के आया लाभ उद्देश्य। ये दूसरी विशेषता साझेदारी की कि जो भी फर्म काम करेगी उस फर्म का काम होगा लाभ कमाना। अगर कोई ऐसा फर्म है, ऐसी कोई फर्म है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो वो साझेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि साझेदारी एक प्रॉफिट बिजनेस है, तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना जरूर होना चाहिए जो भी वो काम करते हैं। तीसरी जो हमारी विशेषता आती है वो भी अर्थ में से निकल के आती है कि लाभों का बंटवारा। इसके अंदर आता है कि जब जितने भी व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं वो कम से कम दो हो सकते हैं और अधिकतम 50 व्यक्ति होते हैं, कि जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उनके बीच में लाभों का बांटा जाना जरूरी है, लेकिन बराबर बांटा जाना जरूरी नहीं है। वो अपनी कोई एक रेशो डिसाइड कर सकते हैं, उनकी कैपिटल रेशो भी हो सकती है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो अलग भी रख सकते हैं। तो लाभों का बंटवारा भी इसकी एक विशेषता है। चौथी जो इसकी विशेषता आती है वो आती है मालिक या स्वामी भी इसको लिख सकते हैं हम, स्वामी एवं एजेंट का संबंध। स्वामी एवं एजेंट का संबंध। तो जितने भी साझेदार एक फर्म में काम करते हैं उनके बीच में स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। स्वामी कौन होता है प्यारे बच्चों, या मालिक कौन होता है? मालिक वो व्यक्ति होता है जो फैसला सुनाता है, जिसका फैसला दूसरे मान लेते हैं, उसको मालिक कहा जाता है। एजेंट कौन होता है? जो दूसरे के किए गए फैसले को मान लेता है या दूसरे के बनाए गए नियम पर चलता है, उसको एजेंट बोलते हैं। तो प्रत्येक जो फर्म का साझेदार है वो मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है। कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊं, मान लीजिए ए और बी, इन्होंने एक फर्म स्टार्ट किया ए बी लिमिटेड, तो दो इसके साझेदार हो जाते हैं, इसके दो साझेदार हुए ए और बी। किसी टाइम पे अगर ए फैसला कर लेता है, मान लीजिए एक स्कूल को रनिंग करते हैं पार्टनरशिप में, ए ने कहा अभी स्कूल के लिए हम नई बस लेकर के आएंगे, तो ए यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है, मालिक हो जाता है, और बी उस फैसले को मान लेता है, तो बी कौन हो जाता है, एजेंट हो जाता है। दूसरी सिचुएशन की अगर हम बात करें, किसी समय के बाद बी ने कोई फैसला किया, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर मान लीजिए वो स्कूल रनिंग करते थे कि भी स्कूल में बेंच की हमने आवश्यकता है, तो वो फैसला बी ने किया, बी प्रिंसिपल हो जाता है और वो फैसला ए मान लेता है, वो ए यहाँ क्या हो जाता है, एजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी है और मालिक भी है, क्योंकि एक समय में वो फैसला करने वाला होता है और दूसरे समय में वो फैसला मानने वाला होता है। इसके बाद पांचवी जो विशेषता आती है वो आता है एग्रीमेंट।
हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ठहराव। एग्रीमेंट होता है कि जब भी वो साझेदारी फर्म की स्थापना करेंगे, साझेदारी फर्म का संचालन करेंगे, तो उनके बीच में जो नियम व शर्तें तय होंगी उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। क्योंकि साझेदारी ऐसा काम नहीं है कि किसी भी राह चलते व्यक्ति के साथ कर लेते हैं, उसके साथ एक एग्रीमेंट, नियम व शर्तें बनाना तो जरूरी है जो साझेदारी फर्म के संचालन के लिए। तो नियम और शर्तों को हम एग्रीमेंट या ठहराव बोलते हैं। छठी जो विशेषता आती है वो आती है कि प्रत्येक साझेदार फर्म का संचालन में भाग ले सकता है, वो उसके खातों का निरीक्षण कर सकता है और जब चाहे खातों की प्रतिलिपि ले सकता है। तो ये साझेदारी की विशेषताएं थी। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में हम साझेदारी संलेख के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इसलिए शॉर्ट रखते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो ट्यूशन से बच सकें। तो इसलिए हरियाणा एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को ट्यूशन से बचाना। प्रत्येक जो थ्योरी का टॉपिक रहेगा हमारा और प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा उसकी प्रत्येक की वीडियो बनाकर हम इस चैनल पे डालेंगे। बकायदा आपके थोड़ा सा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट मिले, उसी से चैनल आपका ग्रो करेगा और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो।